लेट्स माइट आज का अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख का शीर्षक है, ये हमारे दौर के सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में से एक है। लेख में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में जबरदस्त उत्पादकता और समृद्धि ला सकती है, लेकिन अगर सरकारों ने अभी सही नीतियां नहीं बनाई तो यही तकनीक बड़े पैमाने पर रोजगार छीनने, आर्थिक असमानता बढ़ाने और गंभीर सुरक्षा खतरों की वजह भी बन सकती है। लेख में अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्रिज वाटर के आकलन का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में अमेरिका की करीब 18% मौजूदा नौकरियां एआई से विस्थापित हो सकती हैं। लेखकों का तर्क है कि सरकारों को बेरोजगारी और सामाजिक असंतोष बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इतिहास बताता है कि जब तकनीकी बदलाव से पैदा हुई समृद्धि कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है तो उसके साथ सामाजिक और राजनीतिक असंतोष भी बढ़ता है। इसलिए लेख एक दिलचस्प प्रस्ताव सामने रखता है, मानव श्रम की तरह एआई के मशीन श्रम पर भी टैक्स लगाया जाए। इसके लिए एआई द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टोकन पर उपभोग कर लगाने का सुझाव है। इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल लोगों पर आयकर का बोझ कम करने और नागरिकों को प्रमुख एआई कंपनियों में हिस्सेदारी देने के लिए किया जा सकता है। विचार यह है कि अगर एआई से कंपनियों की संपत्ति बढ़ती है और नौकरियां प्रभावित होती हैं, तो उसकी आर्थिक सफलता में आम नागरिकों का भी हिस्सा होना चाहिए। लेख दूसरी बड़ी चिंता एआई सुरक्षा को लेकर उठाता है। लेखकों के मुताबिक केवल बाजार में जारी होने वाले एआई मॉडल ही नहीं, बल्कि उनके विकास और इस्तेमाल पर भी कड़े सुरक्षा मानक जरूरी हैं, क्योंकि अधिक स्वायत्त होते एआई सिस्टम भविष्य में साइबर हमलों या दूसरे गंभीर नुकसान का कारण बन सकते हैं। लेख की सीधी बात यह है कि एआई को रोकना समाधान नहीं है, लेकिन उसे बिना नियमों के आगे बढ़ने देना भी खतरनाक है। सरकारों के सामने अभी एक छोटी सी खिड़की है, जिसमें वो ये सुनिश्चित कर सकती हैं कि एआई से पैदा होने वाली समृद्धि केवल टेक कंपनियों और निवेशकों तक सीमित ना रहे, बल्कि समाज में बांटी जाए। साथ ही सुरक्षा के नियम अभी बनाए जाएं, क्योंकि तकनीक बहुत अधिक शक्तिशाली और स्वायत्त हो जाने के बाद उसे नियंत्रित करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय नाइजल फराज पर गार्जियन की राय, कलेक्टन की जीत उन्हें आरोपों से बरी नहीं करती। संपादकीय का मूल तर्क है कि रिफॉर्म यूके के नेता नाइजल फराज ने कलेक्टन उपचुनाव भले ही जीत लिया हो, लेकिन चुनावी जीत उनके वित्तीय लेन देन और राजनीतिक फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं है। संपादकीय के मुताबिक ये उपचुनाव असामान्य परिस्थितियों में हुआ। मुख्य राजनीतिक दलों ने इसे फराज का राजनीतिक स्टंट मानते हुए अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और उनके सामने सबसे चर्चित प्रतिद्वंदी व्यंग्यात्मक उम्मीदवार जॉन बिनफेस थे। इसके बावजूद करीब 37% मतदाताओं ने फराज के खिलाफ वोट दिया। गार्जियन इसे संकेत मानता है कि मजबूत मुख्यधारा उम्मीदवार सामने होते पर भी फराज और रिफॉर्म यूके के लिए मुकाबला कहीं अधिक मुश्किल हो सकता है। असल मुद्दा फराज को मिले कथित 5 मिलियन के विदेशी क्रिप्टो कारोबारी के उपहार और अन्य कथित अघोषित आर्थिक मदद से जुड़ा है। उनके दोबारा सांसद चुने जाने के बाद संसदीय मानक आयोग की जांच फिर शुरू हो गई है। संपादकीय इसलिए जोर देता है कि ए मैंडेट इज नॉट एन एक्टिवेटेड, यानी जनादेश किसी आरोप से बरी होने का प्रमाण नहीं है। अगर जांच में गंभीर नियम उल्लंघन सामने आता है और संसद से लंबा निलंबन होता है, तो उनके खिलाफ रिकॉल प्रक्रिया और एक और उपचुनाव की नौबत आ सकती है। गार्जियन की दूसरी बड़ी चिंता रिफॉर्म यूके का उन संस्थाओं और पत्रकारों के प्रति रवैया है जो पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठा रहे हैं। संपादकीय का आरोप है कि सवालों का खुलकर जवाब देने की बजाय पार्टी कभी संसदीय निगरानी संस्थाओं पर हमला करती है, तो कभी पत्रकारों और उनकी जांच को निशाना बनाती है। गार्जियन इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए चिंताजनक प्रवृत्ति मानता है। संपादकीय की सीधी बात यह है कि चुनाव जीतना और जांच में निर्दोष साबित होना दो अलग बातें हैं। कलेक्टर ने नाइजल फराज को दोबारा संसद भेजा है, लेकिन उनके आर्थिक मामलों पर उठे सवाल खत्म नहीं हुए। गार्जियन का कहना है कि रिफॉर्म यूके यदि हर असहज सवाल को व्यवस्था की साजिश बताकर पत्रकारों और निगरानी संस्थाओं पर हमला करती रहेगी, तो इससे पार्टी की छवि मजबूत होने की बजाय अधिक रक्षात्मक और संदेहास्पद दिखाई दे सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, सऊदी अरब ने लाल सागर रक्षा गठबंधन की शुरुआत की, क्या ये कारगर होगा? लेख में सऊदी अरब की अगुवाई में बने नए बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य गठबंधन की चर्चा है, जिसका मकसद
बाब अल मंदेब स्ट्रेट, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, कुवैत, जॉर्डन, बांग्लादेश और अन्य देश इस पहल से जुड़े हैं। लेख के मुताबिक गठबंधन अभी अपने शुरुआती चरण में है। सदस्य देश खुफिया सूचनाएं साझा करेंगे, साझा सैन्य योजना बनाएंगे, नौसैनिक अभ्यास करेंगे और जरूरत पड़ने पर संयुक्त समुद्री अभियान भी चला सकेंगे। सऊदी रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलेम अल शहरी को इसका कमांडर बनाया गया है। लेकिन इसकी असली परीक्षा इस बात से होगी कि सदस्य देशों के राजनीतिक समझौते जमीन और समुद्र पर कितनी प्रभावी कार्रवाई में बदल पाते हैं। इस गठबंधन की अहमियत मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से जुड़ी है। लेख के अनुसार अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध तथा यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के हमलों ने लाल सागर के समुद्री मार्गों की सुरक्षा को गंभीर मुद्दा बना दिया है। खासकर बाब अल मंदेब बेहद महत्वपूर्ण रास्ता है, क्योंकि इसी से होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके बाधित होने का असर केवल सऊदी अरब या खाड़ी देशों पर नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। लेख ये भी समझाता है कि सऊदी अरब इस गठबंधन के जरिए हूती हमलों को केवल सऊदी यमन विवाद के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की समस्या के रूप में पेश करना चाहता है। फिलहाल इसे रक्षात्मक गठबंधन बताया जा रहा है, लेकिन अगर जहाजों और सऊदी हितों पर हमले जारी रहते हैं तो भविष्य में इसके जरिए अधिक प्रत्यक्ष कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सीधी बात यह है कि गठबंधन बन जाना अपने आप में समाधान नहीं है। इससे पहले भी अदन की खाड़ी और आसपास समुद्री सुरक्षा के कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हुए हैं, लेकिन सभी अपेक्षित नतीजे नहीं दे पाए। इसलिए असली सवाल 13 देशों के साथ आने का नहीं, बल्कि ये है कि क्या वो खुफिया जानकारी, सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति को साझा कार्रवाई में बदल पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन लाल सागर में हूती हमलों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध खड़ा कर सकता है, नहीं तो ये एक और राजनीतिक घोषणा बनकर रह सकता है। डॉन में प्रकाशित संपादकीय सुशासन की असली परीक्षा। इसने पाकिस्तान में बेहतर प्रशासन के लिए नए और छोटे प्रांत बनाने की बहस के बीच एक बुनियादी सवाल उठाया गया है। क्या समस्या बड़े प्रांतों की है या असली समस्या सत्ता और संसाधनों का ऊपर के स्तर पर जरूरत से ज्यादा केंद्रीकरण है? ये बहस पाकिस्तान के गृह मंत्री के उस सुझाव के बाद तेज हुई है जिसने बेहतर प्रशासन के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयों की बात कही गई। छोटे प्रांतों के समर्थकों का तर्क है कि तेजी से बढ़ती आबादी और कुछ बड़े शहरों में सत्ता के केंद्रीकरण के कारण मौजूदा प्रांतों का प्रभावी प्रशासन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन संपादकीय साफ कहता है, अगर नए प्रांत बनाए भी जाएं तो ये जनता की इच्छा और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक फायदे के लिए सीमाएं बदलने की कवायद। डॉन का मुख्य तर्क है कि पाकिस्तान को नए प्रांतों से ज्यादा जरूरत मजबूत स्थानीय सरकारों की है। सड़क, सीवरेज, सफाई और दूसरी बुनियादी नागरिक सुविधाओं के फैसले स्थानीय स्तर पर होने चाहिए, लेकिन प्रशासनिक और आर्थिक अधिकार प्रांतीय सरकारों के पास केंद्रित हैं। नतीजा ये है कि स्थानीय निकाय कमजोर रहते हैं, छोटे काम भी ऊपर तक पहुंचते हैं और जवाबदेही तथा सेवाओं की गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती है। संपादकीय इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं रखता। उसका कहना है कि न्यायिक और चुनावी सुधार, राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र, कानून का शासन और संस्थाओं का व्यवहार भी सुशासन से जुड़े हैं। राजनीतिक संस्कृति वही रही तो नक्शे पर नई सीमाएं खींचने से पुरानी समस्याएं नए प्रांतों में चली जाएंगी। संपादकीय की सीधी बात यह है कि पाकिस्तान की असली जरूरत नक्शा बदलने से पहले सत्ता का ढांचा बदलने की है। सरकार को जनता के करीब लाना है तो अधिकार, पैसा और फैसले लेने की ताकत स्थानीय निकायों तक पहुंचानी होगी। डॉन के शब्दों का भाव यही है, मकसद पाकिस्तान की सीमाएं दोबारा खींचना नहीं, बल्कि राज्य और नागरिक के बीच रिश्ते को नए सिरे से गढ़ना होना चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of